क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन वित्तरहित विनीत सरल हो। जैसा आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में इस समय लड़ाई चल रही है। हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन घट रहे हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, जिसके अंदर भारत की स्थिति, दुनिया की स्थिति, नाटो कंट्रीज की क्या स्थिति है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु राय आपके सामने हाजिर हूं रशिया और यूक्रेन के मध्य हो रहे युद्ध का अपडेट लेकर। आज कुछ सवाल हैं। आखिर पुतिन ने ऐसा क्या धमकी दी नाटो को? नाटो कंट्रीज आखिर पुतिन से क्या चाहती हैं? भारत के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है? नो फ्लाई जोन क्या होता है? और टेरिटोरियल आर्मी जो बनाई गई है यूक्रेन के अंदर, उसका क्या योगदान हो सकता है इस युद्ध के अंदर? क्या रशियन मिलिट्री पूरे यूक्रेन को तबाह कर देगी या प्रेसिडेंट जेलेंस्की सरेंडर करेंगे? क्या वो देश के अंदर है या फिर कहीं और जा चुके हैं? इन सभी पर संशय अभी लगातार बना हुआ है। सबसे पहला अपडेट है कि जेलेंस्की ने कहा है कि रशिया परमाणु संयंत्र पर हमला कर रहा है लगातार, और ऐसे में वो उठ के तीसरे परमाणु संयंत्र पर हमला कर सकता है। इसके पहले आपको पता है कि ऐसे 2 परमाणु संयंत्र रहे जहां पर रशियन मिसाइल्स जाकर गिरी। लेकिन एक बात और इसमें जानने वाली जरूरत है कि वो सारी मिसाइल्स एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स पे गिराई गई थी, किसी परमाणु संयंत्र पर नहीं गिराई गई थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वहां पर बिल्डिंग बनाई जाती हैं, उन्हें धमाके से उड़ा दिया गया था। हालांकि ये खतरा जरूर है कि अगर उन परमाणु संयंत्रों के ऊपर कोई इसका प्रभाव पड़ता है तो वहां से रेडिएशन लीक हो सकती है, और उस रेडिएशन की वजह से पूरे क्षेत्र में खतरा फैल सकता है। और आप जानते हैं कि रेडिएशन किसी एक सीमा तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र में फैल सकता है, और इवन अगर ये बहुत ज्यादा रहा तो अन्य देशों को भी प्रभावित कर सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी को कौन भूल सकता है? वहां पे हुए विध्वंस को आज भी लोग याद रखते हैं। इस खतरे को अनदेखी तो नहीं किया जा सकता है। तो जेलेंस्की ने यही कहा है कि रशिया तीसरे परमाणु संयंत्र के ऊपर हमला कर सकता है, और वो चाहते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट और नाटो फोर्सेज उनकी मदद करे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस युद्ध के लिए कहीं ना कहीं नाटो भी जिम्मेदार है। पहले तो जेलेंस्की का सपोर्ट करता है, यानी यूक्रेन का सपोर्ट करता है, और फिर धीरे से कदम पीछे हटा लेता है। दूसरा अपडेट यह है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो फोर्सेज से ये कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। अब ये नो फ्लाई जोन घोषित करने का इस युद्ध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और क्या नाटो फोर्सेज इसको एक्सेप्ट करने वाली है या नहीं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नो फ्लाई जोन का अर्थ यह है कि पूरे यूक्रेन के अंदर किसी भी प्रकार के फाइटर जेट वहां पर उड़ान नहीं भर सकते हैं। और अगर नाटो फोर्सेज इस प्रकार की घोषणा करती है, सबसे पहले वहां पर उन्हें अपने एयरक्राफ्ट जो है या फाइटर जेट है उन्हें लगाना पड़ेगा, ताकि वो पूरे वायु क्षेत्र को देख सके। और उस पेट्रोलिंग के दौरान अगर कोई भी उन्हें रशियन जेट दिखता है तो क्या उसके ऊपर वो आक्रमण करेंगे? मेरा ये मानना है कि नाटो फोर्सेज अभी इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि नाटो फोर्सेज अगर इस पे फैसला लेते हैं तो उन्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा लॉजिस्टिक की व्यवस्था करनी होगी, अपनी फौज लगानी होगी। और ये माना जा सकता है कि अगर नाटो फोर्सेज इसमें भाग लेती है तो कहीं न कहीं वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रही है। और इसको लेकर एक और अपडेट आया, जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने कुछ कहा है। पुतिन का कहना है कि अगर कोई भी तीसरी फोर्स रशिया और यूक्रेन के बीच में भाग लेती है और नो फ्लाई जोन घोषित करती है तो उसे सशस्त्र संघर्ष माना जाएगा और उसे इस युद्ध में भागीदार माना जाएगा। इसका साफ साफ अर्थ यह है कि वो रशिया के विरुद्ध खड़ा होगा और रशिया कतई उस पर अटैक करने से चूकेगा नहीं। और निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो ये पूरे विश्व के लिए एक खतरा होगा। अगर यूएसए या नाटो फोर्सेज नो फ्लाई जोन की घोषणा करती हैं तो एक महाभीषण युद्ध छिड़ सकता है, जो वर्ल्ड वॉर 3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। यही वो रशिया का गरल है जिससे पूरा का पूरा नाटो फोर्सेस डर रही है, क्योंकि रशिया के पास विष भी है, दंत भी है, और सरल तो ये कतई नहीं है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ अच्छी खबर यह है कि भारतीय जो स्टूडेंट छात्र जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं, उनको भारतीय वायुसेना धीरे धीरे देश के अंदर ला रही है। ऐसा माना जा रहा है डेटा के मुताबिक कि लगभग 20,000 ऐसे छात्र थे जो यूक्रेन के अंदर फंसे हुए थे। इनमें से 18,000 छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन से बाहर जा चुके हैं,
जिनमें से 10,000 से ज्यादा छात्रों को देश के अंदर लाया जा चुका है। बाकी के 8,000 किसी दूसरे देश में जाकर अभी शरण लिए हुए हैं। लगभग 210 भारतीय छात्रों को लेकर जो IAF की फ्लाइट है वो बुचारेस्ट से भारत आई है। तो देखा जाए तो इस युद्ध के अंदर भारत एक काफी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए दिखता है, जो न केवल अपने देश के वासियों को भारत ला रहा है बल्कि दूसरे लोगों को भी मदद कर रहा है। जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज के लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनकी भी मदद की जा रही है। आप लोगों ने अलग अलग न्यूज में सुना होगा ये कि भारतीय झंडे को लेकर जो लोग भी वहां से गुजर रहे हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस युद्ध का पूरे विश्व के ऊपर बुरा प्रभाव ही पड़ना है, तो कहीं न कहीं भारत के लिए भी इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कभी भी किसी देश के ऊपर जब अटैक होता है तो वहां के सिविलियन अगर वो अपने देश से प्यार करते हैं तो अपने देश के लिए हथियार जरूर उठाते हैं। वैसे ही यूक्रेन के अंदर वहां की जो टेरिटोरियल आर्मी है, जो खुद से ही इस युद्ध में हिस्सा लेने चाहते हैं लोग, ये यूक्रेन का दावा है कि लगभग 1 लाख से भी ज्यादा जो यूक्रेनी सिविलियन है वो फौज में हिस्सा लेना चाहते हैं। और ये निश्चित रूप से अगर ये बात सत्य है तो रसिया के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर किसी युद्ध में वहां के सिविलियन हिस्सा लेने लगे तो एक गुरिल्ला वॉर जैसा सिचुएशन बन जाता है, जिसे संभाल पाना किसी भी देश के लिए बड़ा ही मुश्किल है। और ये सारी चीजें हमने देख रखा है अफगानिस्तान के अंदर, जहां USA जैसी एक बहुत बड़ी फोर्स को वहां से जाना पड़ा था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वीजा और मास्टर कार्ड ने अपने जो भी वहां पे पेमेंट गेटवे चल रहा था रशिया के अंदर, उसे बंद कर दिया है। अब ये वीजा, मास्टर कार्ड और आप जानते हैं भारत का खुद का पेमेंट गेटवे जो है रूपे, ये क्या चीज है? ये पेमेंट गेटवे आपके पैसे को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। तो अगर रशिया के अंदर वीजा और मास्टर कार्ड ने बैन कर दिया तो इसका मतलब है कि वीजा और मास्टर कार्ड के थ्रू कोई भी बाहर की देश से रशिया को पैसा नहीं भेज सकता। वहां के जो व्यापार इस पेमेंट गेटवे के थ्रू होते होंगे वो सारे के सारे व्यापार रुक जाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे रशिया के ऊपर बैन लगा रही हैं, और खास करके जितनी भी USA बेस्ड कंपनियां हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रही हैं। आपने एप्पल से लेकर एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला तक का न्यूज तो जरूर सुना होगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रशिया के इकोनॉमी को तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगले अपडेट की बात करते हैं। देखिए, रशिया के राष्ट्रपति ने यह भी अनाउंस कर दिया कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहता है तो जो यूक्रेन है उसके राज्य का दर्जा भी खतरे में पड़ सकता है, यानी कि रशिया उसे एक देश मानने से भी इनकार कर सकता है। और इसी के साथ एक बात और रही कि वहां पर जो मारियापोल एक जगह है जहां पर युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, कुछ समय के लिए सीजफायर किया गया था ताकि वहां पे जो लोग विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन ऐसा माना जा रहा है और ये खबर आई है कि वहां पर इस सीजफायर को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से जो सेलिंग थी वो चलती रही थी, जिसकी वजह से लोगों को खतरा था वहां पर, और इस सीजफायर को समाप्त किया गया है और ये युद्ध आगे की तरफ बढ़ चला है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि बिल्कुल किनारे पर यहाँ पर आपके मारियापोल आपको दिखाई पड़ रहा है। ये वो क्षेत्र है जहां पर भी रेड कलर दिखाई पड़ रहा है, जहां पर रशिया अटैक कर रहा है बहुत तेजी के साथ, जिसमें आपको कीव भी दिखाई पड़ रहा है जहां पर रशियन फोर्सेस काफी संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो जितना रेड जोन है यहाँ पर ज्यादातर रशियन फोर्सेस का कब्जा हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से कीव को यानी यूक्रेन को रशिया काफी एरिया में घेर चुका है। इस युद्ध से संबंधित पूरा विश्लेषण आपको जल्द ही लेकर हम लोग आएंगे, जो कि पूरी हिस्ट्री से लेकर और अभी तक की सिचुएशन के वर्णन उसमें किया जाएगा। तो और अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।